नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। हांगकांग में पास हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सरकार के खिलाफ असहमति जताने पर मिलेंगे कठोर दंड। नए कानून के तहत देशद्रोह और छोटे अपराधों के लिए भी हो सकती है कई वर्षों की जेल। इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान जारी। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने राफा में हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए जमीनी कार्रवाई को बताया बेहद जरूरी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि मानवीय सहायता को रोकना हो सकता है युद्ध अपराध। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, यूक्रेन के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा। सहयोगी देशों से सहायता जारी रखने का किया आह्वान। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 500 बिलियन यूरो के नए पैकेज की घोषणा की। यूक्रेन ने अप्रैल से और अधिक हथियार मिलने की जताई उम्मीद। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने जताई युद्ध की आशंका। कहा, अगर अजरबैजान के साथ समझौता नहीं किया तो छिड़ सकती है जंग। आर्मीनिया के नियंत्रण वाले अजरबैजान के 4 गांव को वापस लौटाने का है दबाव। जापान के केंद्रीय बैंक ने 17 साल बाद ब्याज दरों में किया इजाफा। नेगेटिव ब्याज दरों की पॉलिसी को किया खत्म। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। हांगकांग में मंगलवार को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया। ये कानून सरकार के खिलाफ असहमति जताने वालों के खिलाफ लाया गया है। हांगकांग के संसद के अध्यक्ष ने इसे ऐतिहासिक बताया है। कानून में कई प्रकार की चीजों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें सबसे गंभीर देशद्रोह और विद्रोह के लिए कानून बनाया गया है। नए कानून के तहत देशद्रोही प्रकाशनों और छोटे अपराधों के लिए भी कई वर्षों की जेल हो सकती है। यही नहीं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें दुनिया के किसी कोने में भी किए गए आपराधिक कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जानकारों का कहना है कि इस कानून का अधिकारों के हनन में गलत तरीकों से भी इस्तेमाल हो सकता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि 2021 में एक शख्स ने हांगकांग की आज़ादी का नारा दिया था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर झंडा फहराने और आतंकवाद एवं अलगाव के आरोप में उसे दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे करीब 9 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि राफा में हमास को नष्ट करने के लिए जमीनी कार्रवाई आवश्यक है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर राफा में जमीनी कार्रवाई न करने की अपील की थी। वहीं राफा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई का इटली और कतर ने भी विरोध किया है। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने राफा इलाके में हमले किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि राफा में हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए जमीनी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। नेतन्याहू के ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा फोन पर की गई बातचीत के बाद आया है। बाइडेन ने राफा शहर में हमास को निशाना बनाने के लिए किसी दूसरे तरीके और जमीनी स्तर पर बड़ा हमला किए बगैर मिस्र गाजा सीमा को सुरक्षित बनाने पर चर्चा की थी। नेतन्याहू ने सांसदों को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन को साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमास के सफाई के लिए इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हम उन शेष बटालियनों को नष्ट किए बिना हमास को सैन्य रूप से खत्म करने का कोई रास्ता नहीं देखते हैं। हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस बीच इटली ने भी राफा में इजरायली बलों की जमीनी कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि जमीनी सैन्य कार्रवाई से हालात और खराब होंगे। वहीं कतर ने भी कहा है कि राफा में इजरायली अभियान से हालात और खराब हो सकते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश पर इजरायली प्रतिबंध युद्ध अपराध हो सकता है। सहायता एजेंसियों ने इजराइल पर गाजा जाने वाली राहत सामग्री को रोकने का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। भूख, भुखमरी और अकाल की स्थिति मानवीय सहायता और वाणिज्यिक वस्तुओं के प्रवेश और वितरण पर इजराइल के व्यापक प्रतिबंधों का परिणाम है। इस बीच कुछ सहायता ट्रक रात में गाजा पहुंचे, जिन्हें सशस्त्र और नकाबपोश लोगों ने सुरक्षा प्रदान की। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम होने की संभावना जताई है। हम जनवरी से बहुत काम कर रहे हैं, विशेष रूप से अपने साझेदारों के साथ, और हम उन वार्तालापों को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि स्थायी क्षेत्रीय शांति के लिए सही समय क्या है। इजरायली सैनिकों ने सोमवार तड़के गाजा के अल-शिफा अस्पताल के परिसर पर छापा मारकर 20 से अधिक बंदूकधारियों को मार गिराने का दावा किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर अजरबैजान के साथ समझौता नहीं किया तो उनके देश को एक और युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने अजरबैजान के साथ किसी समझौते का संकेत नहीं दिया है। आर्मीनिया रूस का सहयोगी रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके संबंध खराब हुए हैं। उसका कहना है कि अजरबैजान से बचाने में रूस पूरी तरह विफल रहा है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पिशन ने कहा है कि अगर अजरबैजान के साथ समझौता नहीं किया तो उनके देश को एक और युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 1990 से आर्मीनिया के नियंत्रण वाले अजरबैजान के 4 गांवों को लौटाने का काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। ये 4 गांव आर्मीनिया के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। ये गांव आर्मीनिया और जॉर्जिया की सीमा के बीच मुख्य सड़क तक फैले हुए हैं। अजरबैजान ने शांति समझौते के लिए अपनी ज़मीनों को वापस करने की शर्त रखी है। इसमें वो छोटे छोटे क्षेत्र भी शामिल हैं जो पूरी तरह से आर्मीनिया से घिरे हुए हैं। फिशर ने जनता को भरोसा दिया है कि वो ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अजरबैजान 4 गांवों का मुद्दा उठा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि हम 31 गांवों की बात करते हैं। अब हम यहाँ से जा सकते हैं। चलिए और अजरबैजान को बताएं कि नहीं, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सप्ताह के अंत में युद्ध शुरू हो जाएगा। आर्मीनिया को पिछले साल सितंबर में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जब अजरबैजान की सेना ने नगोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था। करीब 1 लाख आर्मीनियाई लोगों को आर्मीनिया भागना पड़ा था। हालांकि काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन 1990 के बाद से ही आर्मीनिया का इस पर नियंत्रण
था। लेकिन पिछले साल दोनों देशों के बीच जंग हुई और आर्मीनिया की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाल के दिनों में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर की इच्छा जताई थी, लेकिन 1000 किलोमीटर लंबी साझा सीमा के निर्धारण के मुद्दे पर बातचीत अटक गई। सीमा पर सैनिकों की भारी तैनाती थी। हाल के हफ्तों में पेशियन ने ये संकेत दिए थे कि वो आर्मीनिया द्वारा नियंत्रित अजरबैजान की भूमि वापस करने के इच्छुक हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अजरबैजान के क्षेत्र से बचने के लिए आर्मीनिया के सड़क नेटवर्क को फिर से बदलने का सुझाव भी दिया था। रविवार को नाटो प्रमुख से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि उनका देश आर्मीनिया के साथ शांति के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब है। मंगलवार को निकोल पेशियन ने नाटो प्रमुख से मुलाकात की। आर्मीनिया रूस का सहयोगी देश रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके साथ संबंध खराब हुए हैं। उसका कहना है कि अजरबैजान से बचाने में रूस पूरी तरह विफल रहा है। आर्मीनिया ने अपनी नीतियों को पश्चिम की ओर मोड़ दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि नाटो के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को विस्तार देने के प्रयास से स्थिरता लाने में मदद कतई नहीं मिलेगी। हम ये भी समझते हैं कि उत्तरी काकेशस में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करने के नाटो के प्रयासों से स्थिति में शायद ही कोई स्थिरता और बदलाव आएगा। पिछले महीने जर्मनी ने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर बैठक की मेजबानी की थी। अजरबैजान समझौते में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने अमेरिका पर आर्मीनिया का पक्ष लेने और दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब करने में भूमिका निभाने का आरोप लगाते रहे हैं। चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण चीन सागर में किसी भी आक्रामकता की स्थिति में फिलीपींस की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस पर चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को चीन फिलीपींस समुद्री मुद्दों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फिलीपींस के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने दक्षिण चीन सागर में किसी भी आक्रामकता की स्थिति में मनीला की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अपने फिलीपीनी समकक्ष के साथ संयुक्त वक्तव्य में ब्लिंकेन ने फिलीपींस के प्रति अमेरिका की दृढ़ सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए जल मार्गों के महत्व पर जोर दिया। हाल के महीनों में मनीला और बीजिंग के बीच टकराव बढ़ गया है। उनकी मनीला यात्रा व्यापक एशिया दौरे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। ये जलमार्ग फिलीपींस, इसकी सुरक्षा, इसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं फिलीपींस के विदेश मंत्री मनालो ने दक्षिण चीन सागर में हाल की घटनाओं पर मनीला के साथ खड़े रहने के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया। हमारी आज की चर्चा कई मुद्दों पर केंद्रित थी, जिनमें रक्षा और सुरक्षा गतिविधियां शामिल थी। हमने नीतिगत और परिचालन स्तरों पर बेहतर समन्वय के माध्यम से गठबंधन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रासंगिक और उत्तरदायी बने रहे। ब्लिंकेन की यात्रा अप्रैल में वाशिंगटन में होने वाली एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपति मार्कोस और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मेजबानी करेंगे। उधर चीन ने ब्लिंकेन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका को चीन फिलीपींस समुद्री मुद्दों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले चीन अमेरिका पर दक्षिण चीन सागर में चल रहे विवाद में फिलीपींस को मोहरा के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच सैन्य सहयोग से दक्षिण चीनी सागर में चीन की संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिलीपींस की अवैध स्थिति को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल तो दूर की बात है। विवादित क्षेत्र में फिलीपींस और चीनी जहाजों से जुड़ी हालिया घटनाओं ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने में योगदान दिया है। 2 सप्ताह पहले एक फिलिपिनो एडमिरल और 4 नाविक घायल हो गए थे, जब एक चीनी जहाज ने उनके जहाजों पर पानी की बौछारें की थी। दक्षिण चीन सागर एक प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग है जो संसाधनों से समृद्ध है और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनई इस पर अपना दावा करते हैं। बीजिंग लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है। 1951 के अमेरिकी फिलीपींस पारस्परिक रक्षा संधि वाशिंगटन को फिलीपींस के सार्वजनिक जहाजों, विमानों, सशस्त्र बलों और तटरक्षकों के खिलाफ किसी भी सशस्त्र हमले का बचाव करने के लिए बाध्य करती है। एक और छोटा सा ब्रेक। टेक
स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बैंक ऑफ जापान ने 17 वर्षों में पहली बार ब्याज दर बढ़ा दी है। साथ ही नेगेटिव ब्याज दरों की पॉलिसी खत्म कर दी है। BOJ ने ब्याज दर को -0.1% से बढ़ाकर 0.1% किया। ये निर्णय मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लिया गया है। बैंक के फैसले के बाद जापान की येन मुद्रा में तेजी से गिरावट देखी गई है। जापान के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 17 वर्षों में पहली बार अपनी प्रमुख कर्ज दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। बैंक ऑफ जापान के इस फैसले के साथ ही वहां निगेटिव ब्याज दरों की लंबे समय से चली आ रही पॉलिसी खत्म हो गई है। बैंक ऑफ जापान ने अपनी नीति बैठक में अल्पकालिक ब्याज दर को -0.1% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया है। जापान में ब्याज दरों में फरवरी 2007 के बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से जापान के निवेशक विदेश में निवेश से बचने के साथ ही रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद में वापस जापान की ओर रुख कर सकते हैं। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने बताया कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। हमने निर्धारित किया है कि 2% का मुद्रास्फीति लक्ष्य टिकाऊ और स्थिर तरीके से हासिल किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारा मानना है कि बड़े पैमाने पर मौद्रिक सहजता उपायों ने नकारात्मक ब्याज दर नीति और उपज वक्र नियंत्रण ने अपनी भूमिका पूरी की है। हम अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह अल्पकालिक ब्याज दरों को लक्षित करने वाली सामान्य मौद्रिक नीति पर लौट आए हैं। इसलिए हम अपने आर्थिक और मूल्य दृष्टिकोण के अनुरूप अल्पकालिक दरों का उचित स्तर चुनेंगे। हालांकि बैंक के इस फैसले से जापान की येन मुद्रा में तेजी से गिरावट आई। फैसले के बाद जापान का निक्केई शुरुआत में उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन 0.66% बढ़कर बंद हुआ, जबकि जापानी सरकारी बॉन्ड की पैदावार गिर गई। गेटामे.com रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधान विभाग के प्रमुख ने कहा कि उन्हें धीमी वृद्धि दर की उम्मीद है। येन कमजोर दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैंक ऑफ जापान नकारात्मक ब्याज दरों को समाप्त कर रहा है और इसलिए ब्याज दरें बढ़ाने से येन को मजबूत करने का प्रभाव माना जा रहा है। हालांकि यह विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव जापान को नकारात्मक दरों से बाहर निकलने वाला सबसे आखिरी केंद्रीय बैंक बनाता है। इसके साथ ही उस युग का अंत करता है जिसमें दुनिया भर के नीति निर्माताओं ने सस्ते पैसे और अपरंपरागत मौद्रिक साधनों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि जापान की केंद्रीय बैंक ने धीमी मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 2016 में नकारात्मक दरों और उपज वक्र नियंत्रण की शुरुआत की थी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन का युद्ध अनवरत जारी है। इस सब के बीच जर्मनी में रेमस्टीन एयरबेस पर यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की बैठक हुई। इसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन समेत दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ऑस्टिन ने सदस्य देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने का आह्वान किया है। वहीं जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 500 बिलियन यूरो सहायता पैकेज की घोषणा की है। जर्मनी के रेमस्टीन एयरबेस पर यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की बैठक हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन समेत दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्टिन ने सदस्य देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता को जारी रखने का आह्वान किया। Face harsh conditions and hard fighting. यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हटेगा। इसलिए आज हमारा संदेश स्पष्ट है, अमेरिका यूक्रेन को विफल नहीं होने देगा। यह गठबंधन यूक्रेन को विफल नहीं होने देगा और स्वतंत्र दुनिया यूक्रेन को विफल नहीं होने देगी। So our message today is clear. इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 500 बिलियन यूरो सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 10,000 राउंड गोला बारूद भी शामिल है। जर्मनी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसका यूक्रेन में सेना उतारने का
कोई इरादा नहीं है। इससे हमारे सशस्त्र बलों के स्टॉक से 10,000 राउंड गोला बारूद शामिल है। इसकी आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम चेक पहल से 1,80,000 राउंड गोला बारूद की लागत का भुगतान कर रहे हैं। उधर ईयू के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोप में जब्त की गई रूसी संपत्तियों का 90% राजस्व ब्लॉक को लेना चाहिए और इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों के लिए किया जाना चाहिए। वहीं यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामल ने अप्रैल तक अधिक हथियार मिलने की उम्मीद जताई है। चेक पहल जिसमें लग्जमबर्ग शामिल हुआ है, ये सहायता अप्रैल से शुरू होने वाली है। हमें उम्मीद है कि हमारे पास हमारी अग्रिम पंक्ति को चकमा देने के लिए पर्याप्त गोला बारूद, तोपखाना गोला बारूद होगा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस महीने रूस ने 130 मिसाइल, 320 से अधिक शाहिद ड्रोन और लगभग 900 गाइडेड बम हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेन ने इनमें से अधिकतर हमलों को नाकाम कर दिया है, फिर भी उसे और उन्नत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। वहीं यूक्रेन ने रूस के बेलग्रेड पर फिर गोलीबारी शुरू कर दी है। यहाँ के गवर्नर ने बच्चों को निकालने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति पुतिन मई में चीन का दौरा करेंगे, जहां वो अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे। फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा होगी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों से रूसी कंपनियों को पश्चिमी प्रतिबंधों को तोड़ने और दुनिया भर के नए बाजारों में अपना दबदबा बढ़ाने में मदद करने का आह्वान किया है। नए बाजारों की खोज करते हुए निश्चित रूप से अवैध प्रतिबंधों, अनुचित प्रतिस्पर्धा और खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण कार्यों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पीछे फिर से कई राज्यों के अधिकारी और उनकी खुफिया सेवाएं खड़ी हैं। रूस ने डोनेट्स्क क्षेत्र के अवदीका से करीब 10 किलोमीटर दूर अर्विलिका गांव पर कब्जा करने का दावा किया है। वहीं एस्टोनिया ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप में एक रूसी राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। भारत में जल्द ही होली का त्योहार आने वाला है। विदेशों में भी होली से मिली जुली परंपरा देखने को मिलती है। ग्रीस में फ्लोर वॉर के तहत आटे से होली खेली जाती है। यहाँ इस उत्सव को लेकर धूम है। संगीत की धुन पर थिरकते लोग ग्रीस के गैलेक्सिडी शहर में इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में रंगों से होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। विदेशों में भी ऐसी ही कुछ मिली जुली परंपरा देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं ग्रीस के फ्लावर वॉर की। ग्रीस में फ्लावर वॉर यानी आटा युद्ध के तहत रंगीन आटे से होली खेली जाती है। एक दूसरे पर रंगीन आटा फेंकते हुए संगीत की धुन पर थिरकते ये लोग बड़े ही उत्साह के साथ फ्लावर वॉर में शामिल होकर इस त्योहार को मना रहे हैं। ये उत्सव एथेंस के पश्चिम से 200 किलोमीटर दूर गैलेक्सिडी में मनाया जाता है। फ्लावर वॉर भले ही भारत की रंगों वाली होली से अलग हो, पर यहाँ पर लोगों के बीच इस उत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया है। हर साल यहाँ काफी लोग आते हैं। यह परंपरा वर्षों पुरानी है। हम सभी अच्छा समय बिताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह कुछ अनोखा है। आप इसे केवल यहाँ देख सकते हैं और केवल यहीं आप इतना अच्छा समय बिता सकते हैं। इसे पारंपरिक क्रिश्चियन के 40 दिनों के उपवास की शुरुआत और कार्निवल सीजन के अंत में मनाया जाता है। पर्यटक भी इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं और पूरी मौज मस्ती से होली के इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। गौरतलब है कि फ्लावर वॉर की परंपरा कथित तौर पर 1801 में ऑटोमन साम्राज्य के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में शुरू हुई थी, जिसने उस समय ग्रीस पर शासन किया था और कार्निवल को मना किया था। ऑटोमन राजाओं ने लोगों के उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश का विरोध करने के लिए लोग अपने चेहरों पर राख पोतकर सड़कों पर नाचने लगे थे, जिसके बाद से यह परंपरा चली आ रही है।
तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।